तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में काल परिवर्तन। आइए पहले हम ये देखते हैं सबसे पहले कि काल होता क्या है। देखो, काल काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने के समय का बोध होता है। क्रिया करना यानी कार्य करना कार्य के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है। बोध होना यानी ज्ञान होना, तो उसे काल कहते हैं। जिस समय में हम जो कार्य करते हैं, कार्य के समय का बोध कराने वाले समय को काल कहा जाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे, या हम लिख रहे हैं, या हम खाना खा रहे हैं, या हम वहां जाएंगे, या हम वहां जाने वाले हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब एक निश्चित समय पर निर्धारित होता है। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो समय पे क्या होता है, निर्धारित होता है, लेकिन एक निश्चित नहीं होता। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि यह कार्य हम करने वाले हैं। तो यही सब जो कार्य किया जाता है उसके समय को बताने वाले समय को हम काल कहते हैं। काल का अर्थ ही होता है समय। मतदान, जैसे मतदान आज होगा। आज यहाँ क्या समय बताया गया है? आज ही होगा। तो ये एक निश्चित समय है कि मतदान आज होगा। गाड़ी शाम 4 बजे आती है। तो गाड़ी का क्या निश्चित समय है? वो शाम को 4 बजे आ ही जाती है। इतना समझा? यस मैम। यस मैम। अब काल के प्रकार देखो। काल के 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबको पता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चालू समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया जब हो रही है, समय में होने का, उसी समय होने का पता चलता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये अभी शुरू में हो रहा है, एकदम वर्तमान समय में ये कार्य होने का हो रहा है। तुम पढ़ रही हो तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं फल खाता हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, मैंने फल खाया। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं: पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है, देखो यह ज्ञान होता है कि समय क्या हो रहा है, अभी अभी समाप्त हो गया है, कार्य करके अभी समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तुम्हारा पत्र आया है, तुम्हारा पत्र, जैसे सरिता ने किताब पढ़ी है, पढ़ी थी नहीं है, पढ़ रही है नहीं है, यहाँ पढ़ी है, मतलब सविता ने क्या किया है? किताब पढ़ लिया है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा। सामान्य वर्तमान काल देखो। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोलते या लिखते समय हो रहा है। अनिल घर जाता है, तो अनिल क्या कर रहा है? अभी घर जाने का कार्य कर रहा है। तो अनिल का घर जाने का कार्य क्या हो रहा है? हो रहा है। गाय घास चरती है, सामान्य रूप से अभी वो चरने का कार्य कर रही है। तो वर्तमान काल में इस कार्य का होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ सामान्य वर्तमान काल। अभी देखो अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी वह जारी है। वर्तमान काल में अभी अभी वो शुरू हुआ है लेकिन वह जारी है। सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल दोनों सामान्य रूप से एक जैसे होते हैं, उसे अपूर्ण वर्तमान। कपिल खिलौने से खेल रहा है। कपिल क्या कर रहा है? खिलौना है उसके पास और वो खेल रहा है। कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है।
अनीता नृत्य कर रही है। तो यह सब क्या है, यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। श्याम ने गीत गाया, श्याम गीत गा रहा था, श्याम ने गीत गाया था। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल समय बीते समय क्या होगा, बोध होता है बीते हुए समय में होने का, वह कार्य हो गया है उसका बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जो कार्य समाप्त हो चुका है, हो गया है, वो भूतकाल में चला जाता है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्तमान काल है, लेकिन जब कल मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आज का लेक्चर क्या होगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। टीचर ने हमें काल परिवर्तन पढ़ाया था, हो जाएगा। या टीचर आगे पढ़ाने वाली होगी तो आगे टीचर पढ़ाएगी। तो अलग अलग समय होता है कार्य करने का। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जिससे बोध होता है कि लिखते समय समाप्त हो चुका है, बोलते समय, लिखते समय। रावण ने राम को मारा। रुचि कक्षा में प्रथम आई। रावण क्या किया है, मार चुका है, मारा। मारा शब्द पे ज्यादा जोर दिया गया है, हाईलाइट किया है, क्यों, क्योंकि वह बीते समय में हो चुका है। रुचि कक्षा में प्रथम आई, वो आ चुकी है, इसलिए यहाँ सामान्य भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, उसे अपूर्ण, वो हो रही थी। हम गांव जा रहे थे, हम गांव पहुंच नहीं चुके थे, हम रास्ते में थे। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यहाँ हम कोई घटना किसी को बताने लगते, हम वहां जा रहे थे तो ऐसा ऐसा हमने देखा, ऐसा ऐसा वहां हुआ। तो वह क्या होता है, वह अपूर्ण रूप से होता है, वो पूर्ण नहीं हुआ रहता कार्य, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नीता मेरे घर आ रही थी। अब पूर्ण भूतकाल क्या हुआ, जब कार्य पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना। भूतकाल में पूर्ण रूप से कार्य समाप्त हो जाना। मैंने छुट्टी मांगी थी, वह पैसे लाया था। अब यहाँ देखो भविष्यकाल तीसरा, क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराएं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में जो कार्य होना है उसे भविष्यकाल कहा जाता है। बालक विद्यालय जाएगा, माली पौधों में पानी देगा। यह क्या है, यह भूतकाल के सॉरी भविष्यकाल के उदाहरण है। भविष्यकाल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य, यहाँ पूर्ण और अपूर्ण नहीं है। सामान्य भविष्यकाल, क्योंकि कार्य जो हो चुका रहता है वो हमारे बस में होता है। वर्तमान काल में हम कार्य पूर्ण कर सकते हैं, और भूतकाल में तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन भविष्य काल में कहा नहीं जा सकता। हम क्या करते हैं, संभावना कर सकते हैं उस चीज की, अनुमान लगा सकते हैं कि यह कार्य हमारा हो जाएगा, लेकिन हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि यह कार्य मेरा इस समय में शुरू होगा और इस समय तक समाप्त हो जाएगा। यह सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। अब देखो सामान्य भविष्य काल, जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, सामान्य भविष्य काल कहलाती है। सुरेश आम खाएगा। अब वह कितना आम खाएगा, कितनी बार आम खाएगा, ये तो हम नहीं जान सकते, तो इसलिए वह खाएगा, इसलिए सामान्य। रीमा गाना गाएगी, यह सामान्य हो गया। संभाव्य देखो, जिस क्रिया, जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो, हम बोलते हैं ना, अरे हम ये कार्य करने वाले हैं, पता नहीं देखिए अभी तो भविष्य में है,
वह पूर्ण होगी नहीं होगी, अभी तो हम सिर्फ सोच रहे हैं। जो कार्य हम फ्यूचर में करने के लिए, भविष्य में करने के लिए सोचते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि यह कार्य होगा क्या। जैसे शायद कल बारिश होगी, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास तो होता नहीं है, पूर्ण रूप से इस चीज की जानकारी होती नहीं है कि शायद यह कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगी। यह कार्य वैसा हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ क्या होगा, संभाव्य, संभावना व्यक्त करते हैं। हो सकता है कल अमित घर आए, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ संभावना कर सकते हैं कि यह कार्य यहाँ इस समय में होगा। भविष्य काल, भविष्य काल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर होता है, उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल क्या होता है, किसी कारण पे, कभी कभी कोई कारण होता है, हम उस कारण को लेके आगे फ्यूचर में क्या करते हैं, उसको, कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब यहाँ कारण क्या है, आप मेहनत करोगे तभी सफल होगे। राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा। हम ये करेंगे तो ये चीज हमें हासिल होगी। तो यह किसी कारण पे निर्भर होता है, उसे हेतु, हेतु का अर्थ ही होता है उद्देश्य, हेतु का अर्थ होता है उद्देश्य। तो जहाँ किसी उद्देश्य से कार्य किया जाना है, उद्देश्य से अपने आप का परिणाम निकालना है, वहां क्या होगा, वहां हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। काल परिवर्तन सबको समझा अच्छे से? यस यस मैम। या नो? अब मुझे समझो। तो सामान्य वर्तमान काल का जो एक उदाहरण लिखकर चैटिंग बॉक्स में डालो, तो मैं समझू। जल्दी करो बेटा, आपका रिवीजन भी लेना है मुझे। रमेश खाना खा रहा है, ओके। मैं विद्यालय जाती हूँ, ओके। और वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है, ओके ठीक है। मतलब कार्य परिवर्तन सबको अच्छे से समझ गया, ठीक है। अभी हम सच हम नहीं सच तुम नहीं लेसन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। रिवीजन जरूरी है। सबसे पहले आप आओ शब्दार्थ से। नत का अर्थ क्या होता है? नत, नत। बोलो, बोल के दे दो बेटा, अब इतना ये नहीं है। किसी को नहीं मालूम, शब्दार्थ नहीं पता है, कैसे चलेगा? सुवीक्षा, मैम बोलना है कि लिखना है? बोलो 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 बोलो। नत यानी झुका हुआ। ओके,
मझधार, शिवम पांडे। शिवम, यस मैम। मझधार, नदी की धारा के बीच। ओके वेरी गुड बेटा। अनीता, यस मैम। वृंत, वृंत का अर्थ वृंत, डंठल। ओके मतलब टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो। अच्छा है, वेरी गुड। सच हम नहीं सच तुम नहीं के कवि का नाम बताओ। डॉक्टर जगदीश डॉक्टर गुप्त। जगदीश गुप्त। एक जन बोलो। डॉक्टर जगदीश गुप्त। ओके अभी आपके ग्रामर में आता है पर्यायवाची शब्द लिखो। एक ही शब्द के 2-3 पर्याय आपको लिखने रहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे फूल का पर्यायवाची बताओ। अनीता, फूल का पर्यायवाची शब्द बताएगी अनीता। पर्यायवाची शब्द पता है ना बेटा? यस मैम। हाँ, अनीता से पूछ रही थी। यस मैम पता है। हाँ, तो बताओ फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कम से कम 2 तो बताओ, 2। क्या हुआ? नहीं आ रहा है? मैम पुष्प और पुष्प और फूल का पर्यायवाची तो सबसे इजी है। और आपके कविता में ही मिल जाएगा। जो लेसन हम पढ़ते हैं उसी लेसन में सारे क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं, सारे प्रश्नों के, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कारण से रिलेटेड हो, स्वमत अभिव्यक्ति से रिलेटेड हो, भावार्थ से रिलेटेड हो, चाहे जिससे भी। सारे क्वेश्चन के आंसर, सारे प्रश्नों के उत्तर हमको कहाँ मिलते हैं? जो लेसन हम पढ़ते हैं उसी में। ओके शिवम, नयन का बताओ। शिवम पांडे, यस मैम। नयन का पर्यायवाची शब्द बताओ। नयन का नयन का मतलब आंखें। आंखें नहीं, आंख। आंख, वही आंख। आंख और ओके ठीक है। अभी तुम नीर का बताओ सुभिक्षा। पानी और जल। वेरी गुड। देखो अनीता, फूल का होता है सुमन, कुसुम, प्रसून। सुमन तो ऑलरेडी सब हम नाम ही जानते हैं सबका। कुसुम तो अभी आपके लेक्चर में भी आ गई थी, भूल से भूल गई आप? ये सब फूलों के ही अनेकों नाम हैं। नीर, नीर में होता है, नीर को पानी कहते हैं, तोय कहते हैं, अंबु कहते हैं, जल कहते हैं। नयन, नयन को आंख कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं, दृगु कहते हैं। समझा? ये सब चीजें याद रखो। समझा? यस या नो? यस मैम। यस हाँ, मैम। ये सारी चीजें याद रखो बेटा। पर्यायवाची शब्द भी आएगा, अगर आपके पोर्शन में है, आपके टेक्स्ट बुक में है, तो वो जरूर से जरूर 1 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने मैम। आपको कहा था कि आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ग्रामर पे टिक करो, कौन सा ग्रामर आपको देखना है, सीखना है। आप लोगों ने वो काम नहीं किया, वो काम भी मुझे करना पड़ा, इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो जाने दो, वो चीज छोड़ो, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए।
समझा? चाहे वो लेसन से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो। यस या नो? Yes, ma'am. आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भी है, अर्थ के आधार पर वाक्य भी है, रचना के आधार पर वाक्य भी है। रचना के आधार पर वाक्य 3 होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। सुभिक्षा, ये हमने पढ़ा है बेटा 9th और 10th में। Yes, ma'am. यस हाँ, मैम। लेकिन अभी 9th 10th में पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि 12th में नहीं पढ़ेंगे, 11th में नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ के हो गया है। सारे ग्रामर वही रहते हैं। हम छोटे से बड़ा से धीरे 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 वो क्या होता है, विस्तृत होते चला जाता है। वही चीज हम जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं थोड़ा पढ़ते हैं, सेकंड में आते हैं और तो बड़ा, थोड़ा और उसका रूप बड़ा होता है, ऐसे बड़ा होते होते 12th तक और पूरे प्रकार हो जाते हैं अच्छे से। यस या नो? Yes, ma'am. अभी मैंने आपको काल परिवर्तन पढ़ाया, ठीक है। अब मैं जो वाक्य बोल रही हूँ, मैं एक वाक्य बोलूंगी, आप उसमें लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखकर चैट बॉक्स में डालोगे या बोलोगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। शिवम पांडे, आप बताओ। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। आपको क्वेश्चन समझा बेटा, कैसे क्या करना है? Yes, यस मैम। ma'am. बोलो। मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आई थी। ओके ओके, आप सिर्फ अगर मौसा ही बोल दोगे तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। हम्म। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। सुभिक्षा, तुम्हारे जैसी पुत्री भगवान सबको दे। वेरी गुड। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। अनीता, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गया। वेरी गुड। ओके। सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता से आपको क्या संदेश मिलता है? ये लेसन मैंने ही आपको पढ़ाया है, बताओ। सुभिक्षा, पहले आप बताओ। सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता से पढ़कर कविता को इसमें कवि ने हमको क्या संदेश दिया है? इसमें कवि ने हमको क्या संदेश दिया है? कोई एक तो गया, कौन गया पता नहीं। अच्छा है, सभी है। क्या हुआ सुभिक्षा, प्रिपेयर कर रही हो मैम अभी? सोच रही हूँ 2 मिनट। बिल्कुल। आपको एक और क्वेश्चन आता है, कविता का रसास्वादन कीजिए। मैंने आपको लास्ट लेसन जो पढ़ाया था उसमें कविता का रसास्वादन आपको बताया था, क्या करना है, कैसे करना है। तो हर एक कविता में आपको ये जो भी कविता से रिलेटेड जो भी परिच्छेद आएगा बोर्ड एग्जाम में, उसमें यह 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है।
जैसे हम स्वमत अभिव्यक्ति लिखते हैं ना गद्य में, हाँ लेसन मैम। में, लेसन के परिच्छेद में हम क्या करते हैं, स्वमत अभिव्यक्ति पर्सनल रिस्पॉन्स लिखते हैं ना, उसको कविता में अभी इस साल उन्होंने क्या किया है, रसास्वादन बताया है। ठीक है, क्योंकि कविता में पहले पद्य विश्लेषण आता था, अब वो चीज नहीं है। कविता का आशय स्पष्ट करो, कविता का रसास्वादन करो, या कविता तो रसास्वादन मतलब आप क्या लिखोगे, हमें इसमें क्या सीखने को मिला, यह कविता हमें क्यों अच्छी लगी, कौन सी पंक्ति हमें पसंद बहुत ज्यादा प्रभावित करती है या पसंद आई, ये सारी चीजें आप उसमें लिखोगे। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, अभी चलो आंसर करो मुझे। मैम अभी रसास्वादन ये करना है या संदेश बोलना है? संदेश। पर रसास्वादन आएगा ना तो उसको आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, हाँ मैम। 4 लाइन रहेगा, 4 क्वेश्चन उसमें रहेगा। बोलो। कवि ने इस कविता में यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने दुखों को दूर करने के लिए स्वयं ही कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करनी होगी, और कोई और हमारी समस्याओं का समाधान करने नहीं आएगा। यस। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है तो हमें इसका योद्धा बनना चाहिए। वेरी गुड। और जो संघर्ष नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। ओके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा अनीता? अनीता, हेलो अनीता। यस मैम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या हुआ, नहीं आ रहा है? आप बताओ सुभिक्षा। रति मैम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। या प्रेम? प्रेम मैम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होगा, रति होगा, क्योंकि श्रृंगार रस जो है वो भगवान कामदेव से रिलेटेड होता है, और कामदेव की पत्नी कौन है? रति। ठीक है। हाँ मैम। जो कामदेव है उनकी पत्नी रति है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अद्भुत रस का क्या होगा? अद्भुत। आश्चर्य। विस्मय। हाँ, विस्मय भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है। हम्म, अनीता सुन रही हो? यस मैम। ओके। रसास्वादन का जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कैसे आएगा? फर्स्ट वन, जैसे पद्य विश्लेषण होता था सेम वैसा ही आएगा। रचनाकार का नाम लिखना रहेगा, दूसरा पसंद की पंक्तियां भी लिखनी रहेंगी, पसंद आने का कारण और कविता का केंद्रीय भाव। हाँ पूरी मैम। कविता में कविता के भाव क्या बताए गए हैं। ठीक है।
Yes. यही बताया जाएगा। ओके। यस मैम। रस सबको समझ गया है अच्छी तरह से? यस कि मैम। कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ बताना है? नहीं मैम, ग्रामर समझ गए। ओके, आप तो मैम समझे है ना सुभिक्षा? आप मैम एवरेज लेक्चर में थे, शिवम और अनीता एब्सेंट थे, अलंकार तो उनको पूरा भी नहीं समझा होगा, कुछ आता ही नहीं होगा अलंकार में। यस, बोलो बोलो बच्चा। मैम अश्विन लेफ्ट हो गया ग्रुप से, मीटिंग से। हम्म तो एक्चुअली में वो पूछ रहा था मेरे को कि आपने उसको क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए वो लेफ्ट हो गया। किसको? क्या बोल अश्विन रहे हो बच्चा? मैम आप हम लोग को अश्विन? क्वेश्चंस कुछ पूछ रहे थे ना, अश्विन को नहीं पूछ रहे थे ना, ओके, अरे मैं अश्विन को भूल ही गई। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। इसलिए वो लेफ्ट हो गया। क्यों? तो मैं अश्विन को पूछती नहीं क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई कि टीचर ने क्वेश्चन बोलो आ गया वो। हो सकता है मैम। हम्म, देखो, अब यहाँ दिया है रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचानिए। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त और मिश्र। लोगों ने देखा और हैरान रह गए, कौन सा वाक्य होगा सुभिक्षा? लोगों ने देखा और हैरान रह गए। संयुक्त। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, संयुक्त ही होगा। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। अनीता आप बोलो, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। सरल वाक्य। गुड। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, भयावह यानी डरावना, लेकिन इसे कभी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। शिवम? शिवम यस मैम। बोलो, कौन सा वाक्य होगा? मैम कैन यू रिपीट? यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। संयुक्त। संयुक्त होगा या मिश्र? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। संयुक्त होगा कि मिश्र होगा शिवम? इसमें बहुत सारे सेंटेंस हैं, 2-3, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए मिश्र वाक्य होगा बच्चा। शिवम? यस मैम। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। आगे अश्विन। हाँ ओके, एक मिनट। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था। रचना के आधार पर यह कौन सा वाक्य होगा? मिश्र। कौन बोला? ये शिवम बोला। शिवम?
हेलो ये तो राइम है। शिवम, आपने बोला ना, यस मैम। तो अश्विन को बोलने दिए होते। ओके ठीक है। विवश होना मुहावरे का अर्थ बताओ। विवश होना, विवश होना। अश्विन, सबको बोलना है, जिसको आ रहा है उसको बोलना है। बोलो। मजबूर। बेबस होना। मजबूर। विवश होना, बोलो। अर्थ, इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ बताओ मुझे। विवश होना। मैम मजबूर होना। हेलो अनीता, क्या बोल रही हो? अनीता। मैम मजबूर होना या लाचार होना। हाँ, लाचार होना। मुंह उठा। अश्विन, भयानक रस का स्थायी भाव बताओ। भयानक रस का स्थायी भाव बताओ। रस जब मैं पढ़ा रही थी तो आप थे क्लास में, लेक्चर में थे या नहीं, वो भी बताओ, क्योंकि अलंकार के टाइम पे तो कोई नहीं था। अश्विन, नेटवर्क में नहीं हो बच्चा, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो।